दोस्तों रात के अंधेरे में एक ईंट का भट्ठा, मशीनें बंद हो चुकी है। दिन भर की मेहनत के बाद मजदूर सुस्ता रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई अपने घर बात कर रहा है, कोई सोचता होगा कि अगले महीने बेटे की स्कूल की फीस भेजनी है, पत्नी को कुछ पैसे भेजने हैं, माँ की दवाई मंगवानी है। कुलगाम के केलम इलाके में जो ईंट का भट्ठा है, वहाँ छत्तीसगढ़ से आए दो नौजवान भी काम करते हैं। एक का नाम है दीपक रत्रे, उम्र 24 साल। दूसरे का नाम है भूपेंद्र, उम्र 28 साल। दोनों घर से हजारों किलोमीटर दूर बस इसी उम्मीद में आए थे कि दो पैसे कमा लें, अपने परिवार का पेट पाल लेंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। शुक्रवार की रात अचानक दो लोग वहां पहुंचते हैं। दोनों के हाथ में हथियार है, चेहरे ढके हुए हैं, इरादा साफ है। वो दीपक और भूपेंद्र के पास पहुंचते हैं और यहां से शुरू होती है वो कहानी जो पूरे देश को झकझोर करके रख देती है। सोचिए जरा, दो अजनबी अंधेरे में आकर के आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, और आप उन्हें अपना नाम बताएं। ये सोचकर कि शायद ये कोई पड़ोसी है, शायद कोई राहगीर है, शायद रास्ता पूछने आए हैं, और जवाब में आपको सीने पर गोली मिले। यही हुआ दीपक और भूपेंद्र के साथ। पहले नाम पूछा, पहचान करी, और फिर बहुत करीब से गोली मार दी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये असल में हुआ है, हमारे अपने देश में हुआ है, हमारे अपने कश्मीर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार, और आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक घटना की जिसने एक बार फिर पहलगाम के जख्मों को ताजा कर दिया है। कुलगाम जिले से जो खबर आई है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक चेतावनी है, वो एक चिंगारी है, और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया है कि आखिर हमारे मजदूर, हमारे मेहनत कश, हमारे गरीब भाई बहन कब तक इस तरह मरते रहेंगे। कहानी शुरू करते हैं शुक्रवार शाम से। कुलगाम जिले का केलम इलाका, दक्षिण कश्मीर का यह हिस्सा, यहाँ एक ईंट का भट्ठा चल रहा है। छत्तीसगढ़ से कुछ मजदूर आए हैं, सालों से आते हैं, यहाँ काम करते हैं, फिर घर लौट जाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। दीपक 24 साल का है, शादीशुदा है, एक छोटा बच्चा है घर पर। पिछले महीने बेटे के जन्मदिन पर घर नहीं जा पाया था। सोच रहा होगा कि इस बार दिवाली पर तो जरूर जाऊंगा, दो पैसे जोड़ लेता हूं, बच्चे के लिए कपड़े ले जाऊंगा, पत्नी के लिए साड़ी ले जाऊंगा। यही तो सपना होता है ना गरीब मजदूर का। भूपेंद्र 28 साल का है, जिंदगी अभी शुरू ही हो रही थी उसकी। सोच रहा होगा कि कुछ पैसे और जमा करके अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, शायद शादी करेगा, शायद घर बनाएगा। जितने भी सपने होते हैं एक जवान लड़के के, वो सब उसके भी थे। शाम को शायद वो चाय पी रहा होगा, शायद ईंट पथराने के बाद हाथ धो रहा होगा, शायद अगले दिन का हिसाब लगा रहा होगा। अचानक दो हथियारबंद लोग पहुंचते हैं। इनको आतंकवादी कहा गया है। इन्होंने अपना संगठन बताया है टीआरएफ, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये संगठन असल में लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है। नाम बदल लिया है, चेहरा वही है। जैसे भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले तो भेड़ थोड़े ना बन जाता है, भेड़िया ही रहता है। बस पहचान थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो जाती है। इन दोनों आतंकवादियों ने दीपक और भूपेंद्र से नाम पूछा, और यहीं पर यह पूरी घटना और दर्दनाक बन जाती है, क्योंकि नाम पूछने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, पहचान करना। इनको ये कंफर्म करना था कि हाँ, ये गैर स्थानीय हैं, बाहर से आए हैं, कश्मीरी नहीं हैं। और जैसे ही ये कंफर्मेशन हुआ, गोलियां चला दी गई, बहुत करीब से सीने में। कोई मौका नहीं दिया गया, कोई सांस नहीं दी गई, कोई अंतिम इच्छा नहीं पूछा, बस गोली चला दी और खत्म। भट्टे पर काम कर रहे बाकी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे। लेकिन जो गोली खा चुके थे वो कहां भाग पाते। दीपक जमीन पर गिर पड़े, खून बहने लगा। भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए। जब तक कोई मदद पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। दीपक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक जिंदगी खत्म हो गई, एक पत्नी विधवा हो गई, एक छोटा बच्चा अनाथ हो गया, एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और सब सिर्फ इसलिए कि दीपक का नाम कश्मीरी नहीं था, वो जन्म से छत्तीसगढ़ के थे। ये उनका जुर्म था, ये उनकी सजा थी। भूपेंद्र को श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया, पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, फिर वहां से इसके आईएमएस सौरा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियां इतनी करीब से लगी थी कि कुछ नहीं हो सका। शनिवार सुबह भूपेंद्र ने भी दम तोड़ दिया, यानी दो जिंदगियां खत्म हो गई, दो घर उजड़ गए, दो परिवार जिंदगी भर के लिए इस दर्द के साथ जीने को मजबूर हो गए, और वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। जितनी देर में हम एक कप चाय पीते हैं, उतनी देर में इन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। घर पर दीपक की पत्नी को खबर पहुंची, छोटा सा बच्चा अभी ठीक से
बोलना भी नहीं सीखा होगा। माँ को शायद ये बताना भी मुश्किल हो कि उसका पिता अब कभी नहीं लौटेगा। छत्तीसगढ़ के उस गांव में जब खबर पहुंची तो हर घर में सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कहते हैं ना कि गरीब आदमी का दुख भी बहुत सस्ता होता है। बस दो चार लाइनें खबर में आती हैं और बात खत्म हो जाती हैं। पर उस माँ के लिए, उस पत्नी के लिए, उस छोटे बच्चे के लिए ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उनकी पूरी दुनिया है जो ढह गई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। ये संगठन पिछले कई सालों से घाटी में सक्रिय है। ये वो संगठन है जिस पर पहलगाम हमले की भी छाया है। पहलगाम में क्या हुआ था याद है ना? वहाँ भी पर्यटकों से नाम पूछा गया था, धर्म पूछा गया था और फिर गोली मारी गई थी। बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ भी दोहराया गया है। यही वजह है कि इस हमले को पहलगाम की छाया कहा जा रहा है। मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी, शिकार अलग, तरीका वही। यानी ये संगठन उसी रणनीति पर काम कर रहा है। पहले पहचान करो फिर मारो। इससे एक तरह का डर पैदा होता है, एक तरह की दहशत फैलती है कि जो भी बाहर से यहाँ आएगा उसका यही अंजाम होगा। ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये सिर्फ दो मजदूरों की हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये कि आतंकवादी नहीं चाहते कि कश्मीर से बाहर से लोग आएं, नहीं चाहते कि यहाँ कारोबार बढ़े, नहीं चाहते कि यहाँ विकास हो, नहीं चाहते कि यहाँ जिंदगियाँ सामान्य बने। और इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने डीजीपी नलीन प्रभात को वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात की है, सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आतंकवादियों को खोजा जाए और ख़त्म किया जाए। घटना के बाद पुलिस, सेना और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हर घर की तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। पर सवाल यही है कि जब घटना घट गई तब हरकत में आना ये कब तक चलेगा? जब खेत चर लिया गया तब बाड़ लगाने से क्या फायदा? रोकथाम पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं। अफसोस की बात यह है कि यह हमला अकेला नहीं है। पिछले 10 दिन में ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। 22 जुलाई को अनंतनाग में एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या की गई। यानी सुरक्षा बलों पर भी हमले हो रहे हैं, आम मजदूरों पर भी। एक तरह का सिलसिला है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने इसे अकल्पनीय क्रूरता बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मजदूर बस अपना पेट पालने के लिए घर से निकले थे और उनका ये अंजाम हुआ। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। यानी हर पार्टी, हर नेता एक ही बात कह रहा है, लेकिन बात कहने से नतीजा नहीं निकलता। नतीजा तब निकलेगा जब जमीन पर कार्रवाई होगी, जब असली अपराधी पकड़े जाएंगे, जब उन तक पहुंच बनाने वाले नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। अब जरा इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, उससे पहले सरकार ने बाहर से आए सारे मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए कहा था। कई मजदूर लौट गए थे, लेकिन कुछ रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? इसीलिए कि उनकी मजबूरी थी, घर लौटने का किराया नहीं था, घर लौटकर पेट कैसे पालते ये चिंता थी, पूरे परिवार का बोझ था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाएंगे, कमा लेंगे, फिर जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए, मार दिए गए। 2019 में ही पुलवामा के निहामा में शेट्टी बासु नाम के एक मजदूर की हत्या हुई थी। छत्तीसगढ़ से ही थे, इसी ईंट भट्ठे में काम करते थे। सोचिए, आज भी वही जगह, वही राज्य, वही व्यवसाय, बस नाम बदल गए हैं। 2021 में बिहार से आए एक स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान श्रीनगर में मारे गए। कश्मीरी पंडित मखनलाल बिंद्रू जो एक जाने माने फार्मासिस्ट थे, वो भी उसी दिन मारे गए। सुपिंदर कौर जो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी और दीपक चंद जो टीचर थे, दोनों को मार दिया गया। बिहार से आए राजा ऋषि और जोगिंदर ऋषि को कुलगाम के वानपोह में मार दिया गया। यानी हमेशा से एक ही टारगेट, बाहर आए हुए लोग, कश्मीरी हिंदू, सुरक्षा बल, स्कूल के टीचर, यानी वो हर व्यक्ति जो सामान्य जीवन का प्रतीक है, जो इस बात का सबूत है कि कश्मीर में जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे बाकी देश में। और आतंकवादी यही तो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि माहौल असामान्य दिखे, कि हर कोई डरा हुआ लगे, कि हर कोई भागने को तैयार रहे। 2022 में पुलवामा के गडूरा में एक ग्रेनेड फेंका गया, बिहार के मोहम्मद मुमताज मारे गए, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल घायल हुए।
बंदीपुरा में एक और मजदूर मारा गया बस कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के। 2024 में गगनगीर के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला हुआ, 7 लोग मारे गए। इनमें एक स्थानीय डॉक्टर भी थे, कई मजदूर भी। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है। बस कहानी के किरदार बदलते रहते हैं। हर बार कोई नया दीपक, हर बार कोई नया भूपेंद्र, हर बार कोई नया राज्य। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हर जगह से लोग आते हैं। सब जगह से लाशें लौटती हैं। सोच कर देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कौन जाएगा कश्मीर काम करने, कौन जाएगा वहाँ कारोबार करने, कौन जाएगा वहाँ घूमने। पर्यटन कैसे बढ़ेगा, ईंट भट्टे कैसे चलेंगे, सेव का काम कैसे होगा। पहले पहलगाम में पर्यटकों की हत्या हुई है, उससे उससे पर्यटन को कितना नुकसान पहुंचा था ये सब जानते हैं। अब मजदूरों की हत्या हो रही है, इससे स्थानीय उद्योगों को कितना नुकसान पहुंचेगा ये भी हम सब समझ सकते हैं। यही तो चाल है आतंकवादियों की। आर्थिक रूप से घाटी को कमज़ोर कर दिया जाए। जब आमदनी नहीं होगी, जब काम नहीं होगा तो असंतोष खुद ब खुद पैदा होगा और उस असंतोष का फ़ायदा फिर वही उठाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा एजेंसियां कब तक और कैसे इस चक्र को तोड़ेगी। सर्च ऑपरेशन तो हर बार शुरू होते हैं, कई बार आतंकवादी मारे भी जाते हैं, कई बार एनकाउंटर में सफलता भी मिलती है, लेकिन नए आतंकवादी फिर आ जाते हैं। जड़ पर वार क्यों नहीं हो पा रहा है, ये असली सवाल है। जड़ें कहाँ हैं सब जानते हैं, लेकिन उन जड़ों तक पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसीलिए हर बार बयान आते हैं, हर बार निंदा होती है, हर बार निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन फिर वही चक्र। एक तरफ ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया है, कि अब वहाँ शांति है, कि अब वहाँ विकास हो रहा है। और ये बात एक हद तक सही भी है, बहुत कुछ बदला है। लेकिन जब तक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 मजदूरों को नाम पूछकर गोली मारी जाती है, तब तक सामान्य कहना जल्दबाजी है, तब तक शांति का दावा अधूरा है। जब तक एक भी आदमी वहां असुरक्षित है, तब तक हम आराम से नहीं बैठ सकते। सामान्य वो होगा जब कोई मजदूर बिना डर के अपना काम कर सके। सामान्य वो होगा जब कोई पर्यटक बिना डर के डल झील में शिकारा राइड कर सके। सामान्य वो होगा जब कोई विद्यार्थी बिना डर के स्कूल जा सके। सामान्य वो होगा जब कोई डॉक्टर बिना डर के मरीजों का इलाज कर सके। ये सामान्यता जब आएगी, तब आएगी असली शांति। इस पूरे घटना में एक बात और सोचने वाली है। जिस पल 2 अजनबियों ने दीपक से नाम पूछा होगा, उस पल में दीपक ने क्या सोचा होगा? क्या उन्हें एहसास हुआ होगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सवाल है? क्या उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को याद किया होगा? क्या उन्होंने घर की छत को याद किया होगा? क्या माँ की गोद याद आई होगी? हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उस पल की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक साधारण सवाल का जवाब देना और फिर मौत मिलना, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? दीपक और भूपेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी हमारे सामने है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कश्मीर मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नहीं है। ये कहानी हर उस मजदूर की है, हर उस माँ की है, हर उस पत्नी की है, हर उस बच्चे की है जिसका सपना कश्मीर के किसी ईंट भट्टे में या किसी सेब के बाग में दफन हो गया। छत्तीसगढ़ के उस गाँव से जहाँ से दीपक और भूपेंद्र थे, अब मातम पसरा हुआ है। पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन कोई सांत्वना उस माँ को कभी नहीं मिलेगी जिसका बेटा नहीं लौटा। कोई सांत्वना उस पत्नी को कभी नहीं मिलेगी जिसका पति नहीं लौटा। कोई सांत्वना उस बच्चे को कभी नहीं मिलेगी जिसका पिता नहीं लौटा। ये जख्म रहेगा, सालों तक रहेगा, पीढ़ियों तक रहेगा। और सरकार से हमारा एक ही सवाल है, कब तक? कब तक हमारे मजदूर इस तरह मरते रहेंगे? कब तक हमारे परिवार इस तरह उजड़ते रहेंगे? कब तक हम बयानों और निंदाओं से काम चलाते रहेंगे? कब तक असली कार्रवाई का इंतजाम करते रहेंगे? ये सवाल हर बार वही रहते हैं। जवाब बदलते ही नहीं, लेकिन बदलने चाहिए, क्योंकि हर दीपक, हर एक भूपेंद्र, हर एक बासु, हर एक मुमताज, हर एक राजा, हर एक जोगिंदर, ये सब सिर्फ नाम नहीं है। ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पिता हैं, और इन्हें इस तरह मरने का कोई हक नहीं है। जिन माँ बापों ने इन्हें पाला था, उन्हें ये दिन देखने का कोई हक नहीं है। और अंत में एक बात, दीपक की जेब में शायद कुछ रुपए होंगे, शायद घर भेजने के लिए, शायद बेटे के लिए कुछ लेने के लिए, शायद पत्नी को कुछ भेजने के लिए। वो रुपए अब उनकी लाश के साथ लौटेंगे। एक ताबूत, कुछ कागजात, कुछ रुपए, यही सब कुछ जो एक मजदूर के अंत में उसके हाथ जाता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या इस देश में ऐसे नागरिक हैं जो अपने भाइयों की इस तरह की मौत को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, या हम ऐसे नागरिक हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जवाब मांगते हैं, जो बदलाव चाहते हैं। ये फैसला हमें करना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये हमला पहलगाम जैसे हमले का दोहराव है,
क्या आपको लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि गैर स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।